क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे को दिया है, a uniform ladder of length 10 meter and mass 16 kg is resting against a vertical wall making an angle of 37 degree with it. The vertical wall is frictionless but the ground is rough. Electrician weighing 60 kg climbs up the ladder. If he stays on the ladder at a point 8 meter from the lower end, what will be the normal force and the force of friction on the ladder by the ground? What should be the minimum coefficient of friction for an electrician to work safely? Ladder problems बहुत important question होता है. 3 क्वेश्चन है इसमें, 41, 42, 43 HC में. So हम 41 से शुरू कर रहे हैं. हमें दिया है ladder of 10 meter is resting against a vertical wall. Such that it makes an angle of 37 degree with the wall. लेडर की लेंथ है 10 मीटर. इसका मास है 16 kg. एक इलेक्ट्रीशियन जिसका वेट 60 kg है, it's somewhere over here. At a distance of 8 meter. मतलब ये जो डिस्टेंस है, this is 8 meter. हमें दिया ये ग्राउंड रफ है और वॉल स्मूथ है. हमने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन बतानी है कितनी होगी. फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी और नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी. पहले क्वेश्चन देखो, समझ में आया क्या दिया? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? दीवार के साथ सीढ़ी लगा के इलेक्ट्रीशियन ऊपर चढ़ा हुआ है 8 मीटर की हाइट डिस्टेंस पे. अगर मेरे को फोर्सेस मार्क करनी है, तो पहले मेरे को सारे पॉइंट्स पे फोर्सेस बता दो. इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1, एक इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2. इलेक्ट्रीशियन का वेट 60 kg. मेरे को ये बताओ, जो लेडर है उसका मास कहाँ एक्ट करेगा? लेडर के सेंटर में 16 जी. इस पॉइंट पे ग्राउंड पे फोकस करो. ये लेडर अगर स्लिप करेगी तो राइट साइड करेगी, लेफ्ट साइड करेगी? राइट साइड. तो फ्रिक्शन किधर लगेगी? लेफ्ट साइड. ये फ्रिक्शन F. यहां पे फ्रिक्शन हम नहीं लेंगे बिकॉज हमें दिया स्मूथ वॉल है. अब मेरे को निकालना है N1 कितना है और F कितना है. ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ आया निकालना क्या, बाद में सेकंड पार्ट में इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकालना है. अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. नेट फोर्स 0. ठीक है, नेट फोर्स 0 का मतलब है जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और जो डाउनवर्ड में लग रही है वो सेम होनी चाहिए. राइट साइड और लेफ्ट साइड वाली फोर्स सेम होनी चाहिए. सो वी से फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम
या लीनियर इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो। अपर डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? अपर डायरेक्शन में N1 डाउनवर्ड में 16G 60G मतलब N1 is equals to $76G। Horizontal equilibrium N2 is equal to S. तो हमें N1 तो पता चल गया, बट ना तो F पता है ना N2 पता है। बट हम क्योंकि कह रहे हैं इक्विलिब्रियम में लेडर स्लिप नहीं कर रही, इसका मतलब टॉर्क भी जीरो होनी चाहिए। तो जब हमने टॉर्क को जीरो करना है, एक चीज याद रखना कि अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे वो सेम आएगी। हम प्रेफरेबली उस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं जिधर ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं, दैट मेक्स द कैलकुलेशन इजी। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्सेस ए पे लग रही हैं, दो, N1 और F। यहाँ पे भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, बाकी तीनों जगह पे एक एक फोर्स लग रही है। तो आप टॉक अबाउट ए जीरो कर दो। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम talk about A should be 0. Talk due to N1 about point A कितनी होगी? N1 कहां से पास कर रहा है? 0 हो जाएगी शायद, वो A से पास। 0 हो जाएगी। और सिमिलरली F की भी 0 हो जाएगी। Talk due to N1 about A and talk due to friction about A, ये तो दोनों 0 हो गई। अच्छा, 16G के कारण टॉर्क कितनी और किस डायरेक्शन में? मतलब इसके कारण सिर्फ इन दोनों को देख लो एक साथ ही, 16G या 60G। इसके कारण अगर ये रॉड गिरती है तो रॉड की मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज? 16G के कारण तो फिर एंटी, हाँ जी, दोनों के कारण एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। अच्छा, अगर ये दोनों नहीं लग रही, सिर्फ N2 लग रहा है, तो N2 के कारण क्लॉकवाइज। Clockwise. तो पहले मेरे को बताओ, टॉप ड्यू टू 16G अबाउट ए, 16G का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए से? ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ऐसे मैं अलग डायग्राम बना देता हूं। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये 5 है, ये 53 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5 cos 53, 5 cos 53 हुआ ना। तो टॉप ड्यू टू 16Gs cos 53 की वैल्यू 16/5. तो 16 into 3, this will be 48G न्यूटन मीटर। सिमिलरली मेरे को बताओ, टॉप ड्यू टू 60G कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 60G का? ये 8 है, 8 cos 53. 8 cos 53।
सो 24 इंटू 12 देखना कितना आता है, 288। चेक कर लेना एक बार इसको। इसके कारण टॉक, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए से? ये पूरा 10 है तो दिस इज 10 sin 53। and sin 53 is 4/5. So 8 and 2। पहले ये सारी वैल्यूज देखो, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? मैंने तीनों फोर्सेस के कारण टॉर्क निकाल ली। कौन कौन सी टॉर्क ऐड होगी और कौन सी ऑपोजिट डायरेक्शन में है? 60G और 16 ऐड होंगी और N2 वाली माइनस। 48G plus 288G, this should be equals to 8N2। तो यहां से N2 की वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आती है। G को 10 ही ले लेना चाहिए। टेक द वैल्यू ऑफ G टू बी 10, फाइंड द वैल्यू। इसने वैसे 9.8 के साथ आंसर निकाले, कैलकुलेटर पे करते तो 9.8 से निकाल लेना। हमारे पास पहले N1 आया था, N1 was 76G, तो G को 9.8 ले लो, N2 में भी G को 9.8 ले लो। अब बुक के साथ मैच के दो, आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? 10 लेके 420 आ रहा है। 10 लेके, यस सर। सो G को 10 लेके 428 आ रहा है। 9.8 लोगे तो शायद बुक वाला आंसर आ जाएगा। बुक में दिया हुआ है 412 और N1 हमारा 760 आ रहा है, बुक में 745 दिया। अगेन वो G का डिफरेंस होगा। 760 इंटू 9.8 करोगे तो 745 आएगा, 76 इंटू 10 करोगे तो 760 आएगा। सो बुक के साथ आंसर मैच करना है तो 9.8 ले लो। एनीवेज, कंसेप्ट समझ में आया क्या किया? N1 N2 निकाल लिए। अब मेरे को बताना है म्यू कितना हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। अगर N2 की वैल्यू 412 है तो डायग्राम के हिसाब से फ्रिक्शन भी 412 है, यस सर। बिकॉज फ्रिक्शन एंड N2 आर इक्वल। ये वाली इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को वैसे लिखूं, अगर नॉर्मल रिएक्शन N1 है तो फ्रिक्शन इज न्यू N1। म्यू इज, और N1 हमारे पास है 765। सो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 412 बाई 765। इसमें देखो कोई डाउट है तो, अगर नहीं है तो 42 खुद करके देखो। अभी 42 में दिया है कि म्यू दे दिया 0.54, इसमें हमारी जो म्यू की वैल्यू आ रही है दैट इज 0.553। हमें दिया अगर म्यू की वैल्यू 0.54 है तो मैक्सिमम वेट ऑफ मैकेनिक
who could find the maximum weight of mechanic who could go up and do the work from the same position of the ladder. कि अगर म्यू 0.54 हो तो मैकेनिक कितना ऊपर, मैकेनिक का वेट कितना हो ताकि वो 8 मीटर पे खड़ा होकर काम कर सके. क्वेश्चन समझ आया? थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, अब डायग्राम बेसिक नहीं बदले. उन्होंने कहा कि मैकेनिक का वेट बताओ so that he can work safely. अगर म्यू हमें पता. ठीक है, डायग्राम में सिर्फ यही चेंज किया, 60 जी की जगह डब्ल्यू. फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम मैं ऐसे लिख सकता हूं n2 इज इक्वल्स टू म्यू n1 और n1 इज इक्वल्स टू प्लस वेट ऑफ मैकेनिक. टॉक अबाउट ए. For rotational equilibrium, talk about A कितनी आएगी? ये जीरो कब होगी? If N2 मैंने सीधी इक्वेशन लिखी है, देखो समझ में आ रहा है? पहले हमने सब कैलकुलेट किया था. ये इक्वेशन देखो समझ में आ रही है? ठीक है. N2 is mu n1 and n1 is मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी. N2 की जगह म्यू n1 लिख दिया. n1 is 16g plus w. इस पूरी इक्वेशन में देखो वेरिएबल कौन सा, क्या क्या पता और क्या नहीं पता. इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? और न्यू. सिर्फ एक ही वेरिएबल है w, बाकी तो सब पता है. तो w की वैल्यू निकालो क्या आती है. इक्वेशन पहले देखो, ध्यान से समझ में आ रही है मैंने कैसे लिखी है? जस्ट गो थ्रू इक्वेशन, बाकी सारा काम हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लोगे आप. इक्वेशन देखो मैंने जो लिखी है वो समझ में आ रही है या नहीं? सर स्क्रीन बंद हो गई. कैमरा ऑफ हो गया. स्क्रीन बंद हो गई.
W की वैल्यू चेक करो आती है सेम या नहीं. Sin 53 is 4 by 3, 4 by 5, cos 53 is 3 by 5. Mu हमें given है 0.54. हो जाएगा सॉल्व ये. बिकॉज टाइम लग रहा है तो हम नेक्स्ट करें. Given है a 6.5-meter long ladder rests against a vertical wall reaching up to a height of 6 meters. A 60 kg man stands halfway up the ladder. Find the torque of the force exerted by the man on the ladder about the upper end of the ladder. Assuming weight of ladder to be negligible as compared to man and assuming the wall to be smooth, find the force exerted by the ground on the ladder. Ladder का मास नहीं दिया इसमें. उन्होंने कहा कि ladder का मास negligible as compared to the mass of the man which is 60 kg. तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा ऐसे बनेगा. तो फिर लैडर के मास को 0 अज्यूम करना. हाँ, हमें ऐसे दिया है. Ladder is 6.5 meter long and it reaches up to a height of 6 meter. Ladder is 6.5 meter long and it reaches up to a height of 6 meter. मतलब ये 6 meter है. मैन यहाँ पे खड़ा है मिडवे. टॉक अबाउट बी बताना है ड्यू टू वेट ऑफ द मैन. टॉक अबाउट बी ड्यू टू वेट ऑफ द मैन. सिर्फ इसके कारण टॉक कितना होगा. ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया. तो बी से डिस्टेंसेस दिस आर परपेंडिकुलर. पूरी लेडर जो है दैट इज 6.5 मीटर. तो ये हाफ उसका कितना हो जाएगा 3.25. ये एंगल थीटा ये 3 मीटर.
आर परपेंडिकुलर कितना होगा? आर परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज मेरे को हाइपोटेन्यूज और बेस पता है, परपेंडिकुलर बताना है, तो अंडर रूट ऑफ 3.25 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो टॉर्क ड्यू टू वेट कितनी हो गई फिर? वेट is 60 g, into R. perpendicular distances are perpendicular, so this will be the torque due to weight. और second part था, you have to find force exerted by the ground on the ladder. ग्राउंड ladder पे कितनी फोर्स लगा रही है? किसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है? ग्राउंड ने कितनी फोर्स लगाई लैडर पे, तो कौन सी वैल्यू निकालूं? ग्राउंड ने कितनी फोर्स लगाई लैडर पे? N1. एफ किसने लगाया? ये फोर्स किसने लगाई है? फ्रिक्शन। Ground. Resultant. ग्राउंड ने of टोटल फोर्स कितनी लगाई? NN. बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है। सो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके देखना, सेम वैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, n1 n2 की वैल्यू निकालो and find the force exerted by the ground on the ladder under root of n1 square plus f square. So इस क्वेश्चन को करके देखना and try to make the diagram for question number 44, नहीं तो ये कल कराऊंगा मैं क्लास में 44। और अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 44 तक ट्राई करने शुरू कर दो, बिकॉज ये सारी थ्योरी पढ़ ली हमने, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 44।